Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So in this video, we are going to start with the first organelle. अगर आपने देखा है तो अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म के बारे में इन डिटेल बात करे हैं, राइट? एंड अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे सारे के सारे ऑर्गेनल्स. सो द फर्स्ट ऑर्गेनल्स जो आज जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. I am trying to take only one organelle at a time so that it becomes short, sweet, and you watch it and you feel as if it's not that time consuming. Okay. So without wasting time, let's get started and talk about endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum was first absorbed by Keith Potter. It forms ओके सो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने वाला जो था वो बंदे का नाम था कीथ पॉटर इन 1945. ठीक है, सो 1945 ने उन्होंने हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था एंड उन्होंने ये भी कहा कि इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी बिग, राइट? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो अराउंड 50% ऑफ टोटल हमारे सेल की formed होती है. And it divides the cytoplasm into two parts, one with the lumen of endoplasmic reticulum जिसको हम कहते हैं lamina cytoplasm, and the one which is outer part and that is called as non-lamina cytoplasm. ठीक है, तो जो endoplasmic reticulum होता है ना वो हमारे सेल को दो पार्ट में डिवाइड करता है. Let us draw and understand this. See, ये हो गया न्यूक्लियस. So endoplasmic reticulum starts from the nuclear membrane, okay, and it ends up over here on the प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर है जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक खत्म होता है. इसीलिए हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल. तो ये क्या करता है, ये दो पार्ट्स में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है. एक जो ल्यूमेन है अंदर, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमेन है उसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं लैमिना साइटोप्लाज्म. एंड उसके बाहर ये जो साइटोप्लाज्म है दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन लैमिना साइटोप्लाज्म बिकॉज इट इज आउटसाइड द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, लेट अस सी अब की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता किधर है बेटा. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा. ठीक है, बट किंतु परंतु देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शंस एंड ये एक्सेप्शंस ही है जो एग्जाम्स में आते हैं, करेक्ट? सो ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज. सो मैच्योर आरबीसी में क्यों नहीं होता है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? राइट, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मैच्योर आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होता है. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स तो वो वेल डेवलप्ड है ही नहीं सेल, तो उसमें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑर्गेनल्स होते नहीं है. ओवा में भी नहीं होता है, राइट? तो आपको मुझे बताना है कि व्हाई यूकैरियोटिक सेल डू नॉट why RBC and ovum do not have endoplasmic reticulum. ठीक है, लेट्स सी कौन कमेंट सेक्शन में बता सकता है. ओके अगर आप नहीं बताओगे तो विद इन जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके 1 से 2 दिन बाद मैं उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी कि क्यों हमारे मैच्योर आरबीसी और ओवम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है. ठीक है, सो अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, राइट? याद करो, 2 लेक्चर पहले नहीं देखा है ना अभी तक तो जाओ देखो, और वहां पर मैंने आपको पढ़ाया कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन कौन से हैं, विदाउट मेम्ब्रेन कौन से हैं, सारे ऑर्गेनल्स. सो ये जो ऑर्गेनल है ये कौन सा ऑर्गेनल है बच्चा? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, एंड ये काफी ज्यादा स्ट्रैंड्स और नेटवर्क में होता है एंड इनके नेटवर्क कुछ ऐसे दिखते हैं कि इसमें 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स दिखता है. क्या दिखता है हमें? 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स. तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. उसके स्ट्रक्चर में ही 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है. पहला जो है वो फ्लैटेंड सैक्स, जैसे ऐसे पैरेलल सैक्स नहीं होते साड़ीज के प्लेट्स इन शॉर्ट, तो उसको हम कहते हैं फ्लैटेंड पैरेलल सैक या फिर प्रॉपरली नेम हम कहेंगे सिस्टर्ने. क्या कहेंगे हम उसे बच्चा? सिस्टर्ने. एंड जो टिब्यूल फॉर्म में इररेगुलर ब्रांचेस होंगे उनको कहेंगे टिब्यूल्स एंड जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में होंगे उनको हम कहेंगे ओवल वेसिकल. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में कौन सी 3 चीजें आती है? सिस्टर्ने जो कि फ्लैटेंड सैक्स है, पतले पतले फ्लैट सैक्स है.
सेकंड है बच्चा टिब्यूल्स जो ट्यूब जैसा है, एंड जो थर्ड है वो ओवल है, वेसिकल्स है। क्या कहते हैं बेटा उसको? ओवल वेसिकल्स। तो वेसिकल्स जो होंगे वो ऐसे ही होंगे या फिर इट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन, मतलब एक से दूसरे कनेक्टेड होंगे ऐसे, ठीक है। तो वो एक से कनेक्टेड होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कंटिन्यूअस सिस्टम है। कंटिन्यूअस सिस्टम है मतलब कहां से शुरू हो रहा है? न्यूक्लियस से शुरू होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है। तो उसका एक एंड जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है बेटा, ये जो रेड वाला है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू हो रहा है और खत्म किधर होगा? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो ये वाले स्ट्रक्चर पे, ग्रीन एरो पे ध्यान दो, चलो फटाफट से ग्रीन एरो पे ध्यान दो यार। चलो ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आपका शुरू होता है, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक खत्म होता है। इतना लंबा चौड़ा है, ओके। एंड ऑब्वियसली इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, तो ये क्या कर रहा है? हमारे सेल में सपोर्ट दे रहा है, हमारे सेल को शेप दे रहा है सेल को, ठीक है। तो ये हमारे सेल को सपोर्ट एंड शेप देता है। अब जो ल्यूमिन है, ल्यूमिन का मतलब क्या होता है बेटा? अंदर का पार्ट। ये देखो ये देखो इसको मार्क किया हुआ है ना रेड से, ये है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन जो है वो आपको दिख रहा है कि कैसे न्यूक्लियर पोर से कनेक्टेड है, ये देखो। तो ल्यूमेन जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो ये देखो कैसे कनेक्टेड है, ये देखो न्यूक्लियर ऐसे बनाया है, ठीक है। तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के ऊपर ना ऐसे पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और यही पोर से कंटिन्यूअस होता है आपका, यहीं से ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो ल्यूमेन है ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। एंड इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम उसको? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो कुछ चीजें फटाफट चली गई होगी, आपको लगा होगा, बट वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है, ओके। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो दो टाइप्स के हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेक्चर। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो सेकंड वाला जो है बेटा उसको कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला जो रेटिकुलम है उसको कहते हैं रफ, दूसरे वाले को क्या कहते हैं हम? स्मूथ। अब पहले वाले को रफ एंड टफ क्यों कहेंगे? ठीक है, रफ रफ पता है ना, रफ सरफेस ऐसा खुरदुरा सा होता है, तो इसका भी सरफेस वैसा ही है क्योंकि इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं इसके ऊपर? राइबोसोम दिख रहे हैं, तो उनकी वॉल के ऊपर होते हैं राइबोसोम, इसीलिए उसे कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो राइबोसोम ये वर्ड सुन गया ना तो समझ जाना है यार उसका काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है, बिकॉज राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है राइबोसोम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाने वाला है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाएगा। तो फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाना। सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोटीन, ओके। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इंसुलिन जो कि बनता है आपके पैनक्रियाज में, तो ये जो प्रोटीन है कौन बनाता है? पैनक्रियाज में के जो सेल्स है, सेल्स के अंदर के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाते हैं ये इंसुलिन। क्या बनाते हैं? ये इंसुलिन, ओके। उसके अलावा ये मेम्ब्रेन बनाने में काम करता है, राइट। मेम्ब्रेन बनाने में काम करता है बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखो दो पार्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कौन बनाएगा? प्रोटीन पार्ट बनाने वाला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसलिए हम कहते हैं इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्लस इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, बना रहा है तो उसको पैक करके आगे भी डालना है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, किधर करेगा? गोल्गी के पास करेगा, तो उसको पैक भी करता है। सो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स एंड प्लस जैसे ही रफ खत्म होगा, राइबोसोम खत्म, तो उसके बाद एक नया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा जिसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको स्मूथ क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, रफ के ऊपर राइबोसोम है, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं है। रफ के ऊपर राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। अब स्मूथ के ऊपर कुछ भी नहीं है, राइबोसोम नहीं है, तो कुछ तो बनाना चाहिए ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लिपिड्स, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पार्ट है बेटा वो तो आ गई हमारे रफ से, लेकिन लिपिड्स पार्ट कहां से आएगा? लिपिड्स पार्ट आता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अपार्ट फ्रॉम दैट वो करता है डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर. नाउ व्हाट इज दिस बिग वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन मींस? बहुत इजी है डिटॉक्सिफिकेशन. सी बायो में आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आर वेरी अफ्रेड, स्पेशली जो मैथ्स फिजिक्स के बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है यार बायो में इतने टर्म्स है ना, पढ़ना पड़ता है. करेक्ट है, बट वो टर्म्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते अगर आप उस टर्म को बेसिक से समझने की कोशिश करें तो. ठीक है, अगर आप टर्म्स को रट्टा मारेंगे तो बट ऑब्वियस आपको टफ लगेंगे. ठीक है, एंड वो याद भी नहीं होते हैं, उस वक्त के लिए याद हो जाते हैं, बाद में हम क्या बोल रहे होते हैं हमें ही नहीं पता होता है. सो बेस्ट है कि आप उस टर्म्स को डिटेल में समझो. तो अभी डिटॉक्सिफिकेशन है, टॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन, डी उसको कम करना, मतलब यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस को कम टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना. ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको कन्वर्ट करता है इनटू हार्मलेस सब्सटेंस जो कि हम एक्सक्रीट कर सके. ठीक है, जो कि हम एक्सक्रीट कर सके, वरना हम वी विल बी फेसिंग प्रॉब्लम इन आवर बॉडी, राइट. अगर ऑब्वियसली टॉक्सिन्स रहेंगे तो ऑब्वियसली आवर बॉडी इज गोइंग टू गो इनटू अ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. सो वो सब अवॉइड करने के लिए हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है इनटू हार्मलेस सब्सटेंस. उसके अलावा वो लिपिड्स बनाता है. सो लिपिड से ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बनती ही है, उसके अलावा देयर आर सर्टेन स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओके, विच आर लिपिड्स बेस्ड, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स है. ये सब आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे धीरे धीरे धीरे. ओके, तो ये सारे जो हार्मोन्स है वो भी लिपिड्स बेस्ड होते हैं. तो जो भी लिपिड्स बेस्ड होगा वो कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, so now coming to the main part of the lecture, that is NCRT, that is for the next lecture. Okay, so NCRT में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है. इस देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर. ओके, एंडो का मतलब होता है इनसाइड. प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क. ठीक है, तो वैसे भी हमने पढ़ा ना, इसके नेटवर्क में 3 स्ट्रक्चर्स थे. कौन से 3 स्ट्रक्चर्स थे? याद करो फटाफट और बताओ. यस, सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स. करेक्ट, तो ये नेटवर्क है इसका. और इसको देखने के लिए आपको बट ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, so electron microscope studies of eukaryotic cell reveal the presence of network or reticulum, आप network कहो reticulum कहो, of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. scattered क्यों कहा है? क्योंकि बहुत लंबा है, न्यूक्लियर एनवेलप से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है, तो पूरा scattered है, वो फैला हुआ है. Okay, hence endoplasmic reticulum divides the intracellular space into 2 distinct compartment. ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अंदर की स्पेस को 2 इक्वल डिस्टिंक्ट, मतलब जो बहुत क्लियरली दिखे वैसे कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है. एक है ल्यूमिनल, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब आपका जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म है वो. ठीक है, मैंने आपको पहले इमेज में बताया हुआ है. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज राइबोसोम. ठीक है, तो वो वाले को क्या कहेंगे हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो दिया है. और अब जब राइबोसोम नहीं होंगे तो उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सो रफ जो है इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. करेक्ट ना, जो सेल ऑब्वियसली ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, जैसे कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, तो इन पैनक्रियाज में पैनक्रियाज के सेल में यू विल सी मोर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज उसका काम ही है ज्यादा प्रोटीन बनाना, राइट. सो दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. क्या दिया है बच्चा? आउटर मेम्ब्रेन. सी, इसको थोड़ा सा समझो, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन है. ठीक है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन. तो ये देखो आउटर मेम्ब्रेन से वो कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो न्यूक्लियस की इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन से वो कंटिन्यूअस है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाता है. प्लस यहाँ पर मैंने ऐड किया, सी दिस इज माय एनसीईआरटी. ठीक है, सो ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत सारी मार्किंग्स दिखेंगी, तो यहाँ पे भी मैंने वही एक्स्ट्रा पॉइंट दिखा है बच्चा कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करता है, प्लस स्टोरेज ऑफ आयंस इन द मसल सेल. सो मसल सेल्स में ये कैल्शियम, कौन सा आयन स्टोर करेगा? ऑब्वियसली कैल्शियम आयन को स्टोर करता है.
ठीक है, तो बहुत इजी सा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल भी डफ नहीं है, रफ है, स्मूथ है। रफ वाला राइबोसोम है, स्मूथ वाला विदाउट राइबोसोम है। रफ वाला प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ वाला लिपिड बना रहा है, प्लस वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, कैल्शियम आयन को स्टोर कर रहा है। एंड रफ से ही आ रहा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड कौन से मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस है, इनर या आउटर? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द nuclear membrane. That's it. Just 5 minutes of revision and you are done quickly with the endoplasmic reticulum. I hope you have understood this video and you're all clear with endoplasmic reticulum. I will soon meet you with the next organelle, maybe anything. And I hope you all are following the series of scientist series, because uske baad bhi there are many things to come up. So do follow, subscribe, share it with your friends as much as you can. Follow me on the Instagram and Telegram, and show your support. Bye, take care.